हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरवी। घटना चक्र पूर्वालोकन की सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर 8 उद्देशिका कंप्लीट कर लिया था। आज की इस क्लास में हम अपना चैप्टर 9 शासन प्रणाली स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। शासन प्रणाली, भारतीय शासन प्रणाली, इंडियन गवर्नेंस सिस्टम, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ढांचा है। ये मुख्य रूप से संसदीय लोकतंत्र और संघीय ढांचे फेडरल स्ट्रक्चर पर आधारित है। सरल शब्दों में हम कहें तो भारत में शासन की शक्तियां केंद्र और राज्य उसके बीच बटी हुई हैं, लेकिन जो झुकाव है वो केंद्र की ओर थोड़ा अधिक है। भारतीय शासन प्रणाली के मुख्य स्तंभों और कार्य प्रणाली का विवरण। तो जो शासन है उसके 3 मुख्य अंग हैं। एक है हमारा विधायिका, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। तो भारतीय संविधान ने सरकार के कार्यों को 3 स्वतंत्र अंगों में विभाजित किया है ताकि शक्तियों का संतुलन बना रहे। तो सबसे हम पहले देखेंगे विधायिका मतलब लेजिस्लेचर। इसका काम कानून बनाना है। केंद्र स्तर पर इसे संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है। फिर सेकंड हमारा कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव। इसका काम कानूनों को लागू करना है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक अधिकारी जैसे आईएएस, आईपीएस आदि शामिल होते हैं। और थर्ड है हमारा न्यायपालिका मतलब जुडिशरी। इसका काम कानूनों की व्याख्या करना और विवादों का निपटारा करना है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट इस व्यवस्था के शिखर पर है। संघीय संरचना फेडरल स्ट्रक्चर। जो भारत है उसमें शासन 2 स्तरों पर काम करता है। फर्स्ट है केंद्र स्तर। इसका नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री और इसका जो मुख्य विधायी निकाय है वो है संसद मतलब पार्लियामेंट। फिर आता है हमारा राज्य सरकार। इसका नेतृत्व करता है मुख्यमंत्री और इसका मुख्य विधायी निकाय है विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली। और फिर बाद में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके बाद स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायत और नगर पालिका को शासन के तीसरे स्तर के रूप में जोड़ा गया है। संसदीय प्रणाली की विशेषताएं। तो जो भारतीय प्रणाली है ये ब्रिटिश मॉडल वेस्टमिंस्टर मॉडल से काफी प्रेरित है। संवैधानिक प्रमुख। तो भारत का राष्ट्रपति है, ये देश का औपचारिक प्रमुख होता है, लेकिन जो वास्तविक शक्तियां हैं वो किसके पास होती हैं? वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व। तो जो कार्यपालिका है मतलब मंत्रिपरिषद, ये सीधे तौर पर विधायिका मतलब लोकसभा है उसके प्रति जवाबदेही होती है। बहुदलीय व्यवस्था। तो भारत में कई राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं जिससे यह एक विविधतापूर्ण लोकतंत्र बनता है। प्रमुख संवैधानिक संस्थाएं। तो शासन इसको पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए कुछ स्वतंत्र निकाय काम करते हैं, जैसे चुनाव आयोग। ये निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना इसका काम है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, ये सरकारी खर्चों का ऑडिट करना इसका काम है। फिर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, ये क्या करता है? ये उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। जो भारतीय संविधान है इसको अर्ध संघीय मतलब क्वेज़ाई फेडरल भी कहा जाता है, क्योंकि सामान्य समय में यह संघीय रहता है, लेकिन जब आपातकाल लगता है तो उसके दौरान ये एकात्मक मतलब यूनिटरी रूप ले लेता है। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे हमने सब पढ़ लिए। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राज्य को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो इसमें हम सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे कि राज्य क्या है। तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। सबसे पहले जनसंख्या मतलब वहां पर रहने वाले लोग। सेकंड है हमारा इसका तत्व निश्चित भूभाग मतलब एक निश्चित क्षेत्र। फिर थर्ड है हमारा सरकार, एक प्रशासनिक व्यवस्था। फोर्थ है संप्रभुता, आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता। भारत के संदर्भ में राज्य का अर्थ एक सुगठित प्रशासनिक इकाई जो केंद्र संघ के नियंत्रण में हो, लेकिन अपनी सीमा के भीतर शासन करने के लिए एक ढांचा सरकार प्रशासन कानून रखती है। तो यही क्या होता है? राज्य का अर्थ है। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं।
तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए। व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। राज्य मतलब स्टेट शब्द एक राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है। इसका तात्पर्य एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवासित संप्रभु सोवरेन व्यक्तियों के समुदाय से है, जिसकी एक संगठित सरकार हो तथा वह अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों के संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। तो ये सब चीजें हमारे ऑप्शन ए में हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, संप्रभुता। राज्य के अभी मैंने बताया था 4 आवश्यक तत्व होते हैं। एक जनसंख्या, सेकंड भूभाग, थर्ड सरकार मतलब शासन या सत्ता, और फोर्थ है हमारी संप्रभुता। राज्य के इन चारों तत्वों में संप्रभुता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य है, अन्य तीनों जो तत्व है उनके होते हुए भी अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता। तो संप्रभुता बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। सेकंड, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला गलत है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान हैं तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है, विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, संसदात्मक। शासन प्रणाली की 2 सामान्यतः पद्धति होती हैं, एक संसदात्मक और सेकंड आदेशात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका उसका गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 7, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और इसके द्वारा हटाई जा सकती है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और इसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है। यह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है और ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन यूके में। वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है, सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन मतलब यूके में परिलक्षित हुआ था। पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास इसमें स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी,
न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली। भारत में संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं लागू है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। फर्स्ट, जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि है तथा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। सेकंड, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के सिद्धांत को अपनाया गया है तथा वहां संसद ही सर्वोच्च विधि प्राधिकारी है, जो कि किसी विधि का सृजन या किसी विधि का समापन कर सकती है। दूसरी ओर जो भारतीय मॉडल है, इसमें संवैधानिक सरकार मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इसकी व्यवस्था है। इसके तहत संसद की विधि निर्माण की जो शक्ति है वो लिखित संविधान द्वारा परिसीमित है। केशवानंद भारती बाद 1973 मतलब 1973 है। इसमें दिए गए एक ऐतिहासिक निर्णय था। इसमें उच्चतम न्यायालय ने संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया, तथापि यह भी निर्धारित किया कि संविधान की मूल संरचना या सांचे ढांचे में परिवर्तन करने वाला कोई संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है कि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान की अनुच्छेद 145(3) के तहत गठित की जाने वाली संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। इसमें नहीं पूछा जा रहा है, तो संसदात्मक सरकार ये विशेषता है, आदेशात्मक सरकार ये विशेषता नहीं है। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। आदेशात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक सरकार मतलब शासन प्रणाली, संघात्मक सरकार ये भी शासन प्रणाली तथा स्वतंत्र न्यायपालिका ये सब भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य ये करेक्ट है, संसदीय पद्धति की सरकार ये भी करेक्ट है, संघीय नीति ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। भारत में राष्ट्रपतीय पद्धति की नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है तथा यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है तथा इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडल व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद मतलब लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त हुई। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।